अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम। पीसीएम एक मेथड है जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में बेसिकली तीन स्टेप्स हमारे पास होते हैं: सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और कोडिंग। सैम्पलिंग इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वांटाइजेशन और कोडिंग को जो है डिस्कस करेंगे। और ये अगर आप देखें इस फिगर को, तो इस फिगर में ये जो डैश लाइन है ये हमारा मैसेज सिग्नल है। और ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये इसके सैंपल्स हैं। लेकिन ये सैंपल्स नॉर्मल सैंपल्स नहीं है जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं, बल्कि ये क्वांटाइज्ड सैंपल्स हैं। क्वांटाइज्ड सैंपल से मुराद ये है कि ये हमने यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये एक लेवल है जिसको हमने एमपी कहा है, पीक सिग्नल, सिग्नल मैसेज सिग्नल की पीक लेवल। और ये मैसेज सिग्नल की नेगेटिव पीक लेवल -MP। और इसको प्लस एमपी और -MP के दरमियान ये जितना रीजन है इसको हमने कुछ अलाउड क्वांटाइजेशन लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज की सैंपल की वैल्यू इन वैल्यूज के ऊपर जो है वो इन लेवल्स के ऊपर कोई ना कोई हो सकती है। इसके दरमियान किसी भी सैंपल की वैल्यू नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि किसी सैंपल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करे, बल्कि सैंपल की वैल्यू या इस लेवल पे एग्जिस्ट करेगी या इस लेवल पे एग्जिस्ट करेगी। इन बिटवीन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इस चीज़ को हम क्वांटाइजेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 8 लेवल अबव ज़ीरो हैं और 8 लेवल बिलो ज़ीरो हैं। तो कुल 16 लेवल्स हैं हमारे पास इस सिग्नल के केस में। और इनको हम क्वांटाइज्ड सैंपल्स का नाम देते हैं, ये जो सैंपल्स हैं। और जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये जो मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल की ये जो हमारे पास सैंपल है ये इस मैसेज सिग्नल से थोड़ा सा नीचे है। और यहाँ पे इस अगर सैंपल को देखें तो ये सैंपल जो है वो मैसेज सिग्नल से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास होता है क्योंकि हमने सिर्फ जो अलाउड क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं सिर्फ वहीं पे सिग्नल की वैल्यू या सैंपल की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ये नहीं कि वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करे। और अगर हमारे पास 16 लेवल्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हर लेवल एक 4 डिजिट के बाइनरी कोड को जब रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। और मैसेज सिग्नल MT is now converted to a binary digital signal as and binary digit is called bit for convenience। ये यहाँ से BI आता है और यहाँ से T, तो it is called bit for convenience। PCM की एक दो एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक जो टेलीफोन सिग्नल है हमारा, ये भी एक PCM की एग्जांपल है। जो नॉर्मली हमारा ऑडियो सिग्नल होता है इसकी बैंडविड्थ 15 किलो हर्ट्ज होती है। लेकिन ये हमें पता चलता है कि इस वॉइस सिग्नल की इंटेलिजिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती इफ ऑल द कंपोनेंट्स अबव 34 किलो हर्ट्ज और 3.4 किलो हर्ट्ज आर सुप्रेस्ड। यानी कि ओवरऑल वॉइस सिग्नल की बैंडविड्थ 15 किलो हर्ट्ज है, लेकिन 3.4 किलो हर्ट्ज से ऊपर के जो हमारे पास सिग्नल्स हैं या लेवल्स हैं उनको अगर सुप्रेस कर भी दिया जाए तो इंटेलिजिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती सिग्नल। और ये जो कंपोनेंट्स हैं अबव 34 किलो हर्ट्ज 3.4 किलो हर्ट्ज, इनको एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए लो पास फिल्टर। क्योंकि लो पास फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास होने देता है और हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। अब अगर हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 3400 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि इस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी दैट शुड बी एटलीस्ट डबल टू बी दैट शुड बी एटलीस्ट 6800 हर्ट्ज। लेकिन टेलीफोन लाइन के केस में ये जो सिग्नल है इसको 8000 सैंपल्स पर सेकंड यानी कि 8 किलो हर्ट्ज की सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से सैंपल किया जाता है, which is higher than the Nyquist rate to avoid unrealizable filters required for signal reconstruction। ये जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा। और फिर टेलीफोन लाइन के अंदर ये होता है कि इनमें से हर जो सैंपल है इसको क्वांटाइज किया जाता है विद
256 अलाउएबल स्टेप्स। जैसे हमने लास्ट पेज पे फिगर के अंदर देखा, वहां पे 16 अलाउएबल लेवल्स थे हमारे पास, लेकिन टेलीफोन लाइन में हमारे पास 256 अलाउएबल लेवल्स होते हैं। तो इन्हीं में से किसी एक लेवल के ऊपर सिग्नल सैंपल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर एल जो है वो 256 हो तो हर लेवल कितने नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये फार्मूला ये बताता है। एल इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। तो हमें पता है 2 टू द पावर 8 इज 256। तो इसका मतलब है कि हर लेवल 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, which requires 8 bits to encode each sample. Thus, a telephone signal data rate is 8000 हमारे पास सैंपल्स थे और हर सैंपल 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल जो हमारे पास डाटा रेट हो जाएगा दैट विल बी 64 किलोबिट्स पर सेकंड। इसी तरीके से अगर हम एक सीडी की मिसाल लें, उसके अंदर चूंकि ये एक हाई फाइडेलिटी सिचुएशन है, इसमें जो सैम्पलिंग है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर की जाती है और इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 44.1 किलोहर्ट्ज है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, 65,536 लेवल्स। और ये बेसिकली हर लेवल 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इतने हमारे पास ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है और हर सैंपल 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जो डाटा रेट है 705 किलोहर्ट्ज का जो है वो डाटा रेट ये बन जाएगा इन द केस ऑफ सीडी। ये कुछ एडवांटेजेस हैं डिजिटल सिग्नल्स के, ये क्विकली हम गो थ्रू कर लेते हैं। इट कैन विथस्टैंड नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। वी कैन यूज रीजनरेटिव रिपीटर्स। अगर सिग्नल डिस्टार्ट हो जाए या सिग्नल अटेनुएट हो जाए तो रीजनरेटिव रिपीटर्स उसको दोबारा जो है रीजनरेट कर लेते हैं, उसका नॉइज वगैरह और डिस्टॉर्शन खत्म करके नए बिट्स जो है वो जनरेट किए जाते हैं। Digital hardware implementation is flexible and permits the use of microprocessors, digital switching, and large-scale ICs. Digital signals can be encoded to yield low error rates and high fidelity as well as privacy. It is easier and more efficient to multiplex several digital signals. Exchange of SNR for bandwidth is more efficient compared to analog. ये हम आगे इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। And storage is relatively easy and inexpensive. Cost of digital hardware continues to drop every 2 to 3 years. Continues to halve, HLF, जिनकी कीमत आधी रह जाती है हर 2 से 3 साल बाद। क्वांटाइजेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें तो क्वांटाइजेशन में चूंकि हमने देखा कि सिग्नल जो है इट इज ओनली अलाउड टू हैव टू रिमेन इन प्लस माइनस MP रेंज, यानी कि ये पीक लेवल है MP। thus chopping off the मैसेज सिग्नल अबव एंड बिलो MP, ये पीक सिग्नल की वैल्यू होगी। इससे ऊपर अगर कोई वैल्यूज हैं तो वो चाप हो जाएंगी और नीचे हैं तो वो भी चाप ऑफ हो जाएंगी। Besides, the signal can only have a specific level above or below the actual value। जैसे हमने शुरू के अंदर देखा कि ये अगर हमारे पास दो अलोड लेवल्स हैं, क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं, तो सैंपल अगर यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इसको या हम नीचे मूव करेंगे या इसको ऊपर मूव करेंगे। तो ये क्वांटाइजेशन के बाद सिग्नल या इधर नीचे आ जाएगा, या अगर तो ये नीचे वाले लेवल के करीब है तो इधर नीचे आ जाएगा सैंपल, और अगर ये ऊपर वाले लेवल के ज़्यादा करीब है तो इसकी वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्वांटाइज्ड सैंपल हो जाएगा हमारे पास। तो जिसका मतलब ये है कि इट कैन ओनली हैव ए स्पेसिफिक लेवल अबव और बिलो द एक्चुअल वैल्यू। तो ये एक्चुअल वैल्यू थी, जबकि ये जो है हमारे पास अलाउएबल वैल्यू है। और चूंकि ये एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू से हम या ऊपर चले गए या नीचे चले गए, तो ये बेसिकली जो एरर इंट्रोड्यूस हुई है वो ये जो एरर है इतनी या इतनी, ये जो एरर है इस एरर को क्वांटाइजेशन एरर का नाम दिया जाता है। और अगर हमारे पास MKTS एक केथ सैंपल है मैसेज सिग्नल का, तो M cap of KTS is the corresponding quantized sample. Then from the interpolation फार्मूला ये जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किसी भी मैसेज सिग्नल को हम फुल्ली रिकवर कर सकते हैं उसके सैंपल्स से, अगर हर सैंपल एक सिंक फंक्शन जनरेट करे और उन सबको ऐड अप कर दिया जाए तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जब रिसीव हो जाता है
और अगर इसी को हम क्वांटाइज्ड मैसेज सिग्नल की तौर पे लें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एम ऑफ के टी एस की जगह पे हमारे पास ये क्वांटाइज्ड इसका सिंपल आ जाएगा, एम कैप ऑफ के टी एस इंटू सिंक 2 पाई बी टी माइनस के पाई। इसको आप लास्ट लेक्चर के अंदर देख सकते हैं, इंटरपोलेशन फार्मूला क्या था, where m cap of t is the signal reconstructed from quantized samples. The distortion component qt in the reconstructed signal is qt is equal to m cap of t minus m of t। क्योंकि जैसे हमने देखा कि अगर तो हम क्वांटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं करते, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा वहां पे कोई क्वांटाइजेशन नहीं थी, तो सिग्नल के एग्जैक्टली जो सैंपल्स थे, हर सैंपल एक सिंक फंक्शन जनरेट करता था, और जब सबको हम सम अप कर देते थे सारे के सारे सैंपल्स को मल्टीप्लाइड बाय देयर सिंक फंक्शंस, तो ओरिजिनल मैसेज एम ऑफ टी हमें रिसीव हो जाता था। लेकिन जब हम क्वांटाइजेशन कर देंगे तो क्वांटाइजेशन के बाद हमारे पास ये क्वांटाइज्ड हमारे पास सैंपल्स आ जाएंगे, और चूंकि क्वांटाइज्ड सैंपल ओरिजिनल सैंपल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई थोड़ी बहुत क्वांटाइजेशन एरर जो है इसके अंदर मौजूद होती है, तो ये जो क्वांटाइजेशन एरर होगी इट विल बी इक्वल टू एम कैप ऑफ टी माइनस एम ऑफ टी, यानी कि ये क्वांटाइज्ड रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है और रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल फ्रॉम इट्स क्वांटाइज्ड सैंपल्स, और दिस वाज द एक्चुअल रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। Thus, the error or distortion component in the reconstructed signal is equal to summation for all samples। ये तो ये बेसिकली एक सैंपल के लिए थी, तो हर सैंपल के अंदर जो है वो ये एरर एग्जिस्ट कर सकती है, u ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय सिंक फंक्शन, और इसको हम जो है वो सिंपल q के टी एस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, इस इक्वेशन को अगर यूज करें तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्वांटाइज्ड एरर या क्वांटाइज्ड डिस्टॉर्शन का नाम दे सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी डिस्टॉर्शन कंपोनेंट्स। ये वही इक्वेशन है जो लास्ट पेज के ऊपर थी, वेयर क्यू के टी एस इज द क्वांटाइजेशन एरर इन द kth सैंपल, और ये एक kth सैंपल के अंदर है, और k की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी, जितने भी हमारे पास सैंपल्स हैं वो होगी, तो सब सैंपल्स के लिए ये चीज एड अप हो जाएगी। द सिग्नल qt इज द अनडिजायर्ड सिग्नल एंड हेंस एक्ट्स एज नॉइज नोन एज क्वांटाइजेशन नॉइज। टू कैलकुलेट द पावर और द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ qt वी हैव, ये हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू है जिसको हम इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन के लिए हमने इसको सम कर लिया फ्रॉम इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम माइनस t/2 से t/2, और t अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, और मीन लेने के लिए एक तो हम सम करते हैं और फिर टोटल t से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये मीन हमारे पास आ जाता है, और स्क्वायर हम जो है क्यू स्क्वायर टी, तो ये हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो आ जाती है क्वांटाइजेशन नॉइज की, या पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वांटाइज्ड लेवल्स हैं, क्वांटम लेवल्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय 2mp/l, यानी कि अगर हम ये चेक करें कि हमारे पास mp था, पॉजिटिव पीक ऑफ द मैसेज, माइनस mp थी नेगेटिव पीक ऑफ द मैसेज, और इसके दरमियान अलोएबल लेवल्स थे, डिफरेंट अलोएबल लेवल्स थे, और हर दो लेवल का जो दरमियानी डिस्टेंस है, हर दो लेवल्स का जो दरमियानी डिस्टेंस है, अगर हम उसको डेल्टा वी का नाम दें, दो लेवल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर डेल्टा वी के बराबर हो, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 2mp/l। एल जो है वो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं, और ये हमारे पास डेल्टा वी 2mp/l के बराबर हो जाएगा। अगर मैं क्विकली आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दो लेवल्स के दरमियान ये जो वैल्यू है 2mp/l, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो एल या वो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं जो कि इस केस के अंदर 16 थे,
since sample value is approximated by the midpoint of the subinterval of height delta v in which the sample falls, the maximum quantization error is plus minus delta v by 2. जैसे हम पहले देख रहे थे, अगर एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, तो इसमें एक चीज तो ये हो सकती है कि यहाँ पे एक सैंपल आता है और उस सैंपल को इस ये सैंपल चूंकि इस क्वांटाइजेशन लेवल के ज्यादा करीब है, तो ऑटोमेटिकली इस ये सैंपल जो है वो ये नीचे आ जाएगा, इसको हम इधर नीचे ले आएंगे इस वैल्यू को, और ये जो है वो इसके अंदर एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ये जो इन दोनों के दरमियान है ये एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से मैक्सिमम एरर की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे कहीं इन बिटवीन एग्जिस्ट करे, तो फिर या हम इसको इधर नीचे ले आएंगे या इधर ऊपर ले जाएंगे। अगर ये इन बिटवीन कहीं एग्जिस्ट करती है तो ये चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा वी है, तो अब अगर दरमियान में से हम नीचे लेके आते हैं या ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम एरर जो हम इस ओरिजिनल सिग्नल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लस माइनस डेल्टा वी बाई 2 के बराबर है। तो या वो प्लस डेल्टा वी बाई 2 हो सकती है या माइनस डेल्टा वी बाई 2 हो सकती है, क्योंकि दरमियान में से हम या नीचे लेके जा रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस अगर डेल्टा वी है तो मैक्सिमम एरर जो हो सकती है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा वी बाई 2। Thus, the quantization error lies in the range minus delta v by 2 to plus delta v by 2, where delta v is equal to 2 mp by L, जो भी हमने देखा. Assuming the error is equally likely to lie anywhere in the range, the mean square quantization error is given by, जो mean square quantization error है, जो पहले हमने इसको ओवरऑल टाइम के सेंस में देखा है, टाइम इंटरवल के सेंस में, अगर हम इसको नंबर ऑफ लेवल्स के सेंस में देखें कि कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास मीन के लिए हमने माइनस डेल्टा वी बाई 2 से प्लस डेल्टा वी के 2 के दरमियान इसको ओवरऑल इंटीग्रेट कर लिया, और टोटल जो हमारे पास लेवल की हाइट है वो डेल्टा वी है, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये मीन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और क्यू स्क्वायर हमें जो है वो उसका स्क्वायर के लिए, मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन लेवल है तो स्क्वायर के लिए हम क्यू स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू क्यूब आ जाएगा हमारे पास, क्यू क्यूब बाई 3, और जब ये लिमिट्स पुट करेंगे क्यू की जगह पे डेल्टा वी बाई 2 और माइनस डेल्टा वी बाई 2, तो ये हमारे पास, और ये क्यू क्यूब आएगा, ये इससे डेल्टा वी क्यूब आएगा, ये डेल्टा वी से कट जाएगा तो डेल्टा वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास लिमिट्स पुट करके डेल्टा वी स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, और डेल्टा वी हमें पता है 2 एम पी बाई एल के बराबर है, तो ये एम पी स्क्वायर बाई 3 एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये वही इक्वेशन है। मीन स्क्वायर वैल्यू इज द मीन स्क्वायर वैल्यू और पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नाइज, वी शैल डिनोट इट बाय एन क्यू, इनके पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नाइज, or power of the quantization noise, which is NQ, is represented by mp square over 3l square। और ये जो हमने शुरू में इक्वेशन देखी थी कि the reconstructed signal from its quantized samples m cap of t at the receiver output is, वहाँ में हमने देखा था q of t is equal to m cap of t minus mt, इसी को रीअरेंज करें तो m cap of t is equal to mt plus qt, and the desired signal at the output is mt and the quantization noise is qt. Since the power of the message signal mt is m square t, then ये हमारे पास है सिग्नल की पावर, s naught is the signal power, n naught is the quantization noise power, और हम इन दोनों को डिवाइड करके एक नई टर्म जो है वो लेके आते हैं, विच इज सिग्नल टू नॉइज रेशो। ये सिग्नल पावर है, ये नॉइज पावर है, और इन दोनों की रेशो को सिग्नल टू नॉइज रेशो का नाम दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है और एंटिटी है, सिग्नल टू नॉइज रेशो। ये बराबर है 3l स्क्वायर m स्क्वायर t ओवर mp स्क्वायर। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल की पावर है, और ये पीक लेवल जो है वो उसका स्क्वायर है, जो पीक लेवल क्वांटाइजेशन के अंदर हम डिफाइन करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है ये एक लीनियर फंक्शन है,
ऑफ द मैसेज सिग्नल पावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज सिग्नल पावर जितनी ज्यादा होगी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है उतनी ज्यादा होगी। और हमें बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू हमेशा ज्यादा चाहिए होती है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हमारी कम्युनिकेशन जो है उतनी बेहतर होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैसेज सिग्नल की पावर जितनी ज्यादा होगी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में डिस्कस करें, तो चूंकि SNR जो कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, एंड आइडियली वी लाइक टू हैव कांस्टेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द मैसेज सिग्नल पावर। हमारी कोशिश ये होती है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू ज्यादा भी हो, और ये कि वो कांस्टेंट हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द मैसेज सिग्नल पावर। ये ना हो कि ये ना हो कि फॉर लोअर सिग्नल पावर्स उसकी SNR की वैल्यू कम हो और हायर सिग्नल पावर्स के लिए उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। जबकि अभी जो हमने इक्वेशन देखी है वो यही बेसिकली बताती है कि अगर ये वैल्यू लो हो जाए तो SNR की वैल्यू लो हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू हाई हो तो SNR की वैल्यू जो है वो भी हाई हो जाएगी। तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट डिजायर्ड। Unfortunately, SNR is directly proportional to the signal power, which varies from talker to talker. और हमें पता है कि even the same talker, for the same talker, the quality of the received signal will deteriorate significantly when the person speaks softly. क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बाद में हम सॉफ्टली बात कर रहे होते हैं, बाद में लाउड बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सॉफ्टली बात कर रहे हैं तो सिग्नल पावर जो है, जो कोई M²T है, सिग्नल पावर जो है वो कम होगी, और अगर हम लाउड बात कर रहे हैं तो M²T जो है वो ज्यादा होगी। और स्टैटिस्टिकली ये चीज फाइंड की गई है कि जो स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स होती हैं स्पीच के अंदर वो प्रीडोमिनेट करती हैं, एंड लार्जर एम्पलीट्यूड्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, which means SNR will be low most of the time। जाहिर है कि अगर स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स प्रीडोमिनेट करती हैं तो SNR की वैल्यू ज्यादा टाइम के लिए जो है वो कम ही रहेगी, विल रिमेन लो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस प्रॉब्लम का, ये जो प्रॉब्लम है कि SNR की वैल्यू बेसिकली डिपेंडेंट है मैसेज सिग्नल पावर के ऊपर, इनके लीनियरली प्रोपोर्शनल है मैसेज सिग्नल पावर की SNR की वैल्यू। इस प्रॉब्लम का रूट जो है वो लाई करता है क्वांटाइजेशन स्टेप्स के अंदर। क्योंकि हमने कहा कि क्वांटाइजेशन स्टेप्स जो हैं ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन स्टेप्स हैं। हमने ये कहा, जैसे हमने पहली जो डायग्राम देखी थी इस लेक्चर की, उसमें हमने कहा कि 16 हमारे पास क्वांटाइजेशन स्टेप्स हैं, और ये 16 जो क्वांटाइजेशन स्टेप्स थे ये एक इनका जो डेल्टा वी था हर दो स्टेप के दरमियान वो सेम था, डेल्टा वी हर दो स्टेप के दरमियान जो है वो सेम था। तो ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लेवल्स थे। तो ये बेसिकली इस इशू की जो रूट है वो यहाँ पे लाई करती है कि यूनिफॉर्म लेवल्स के अंदर लाई करती है। और इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व किया जा सकता है अगर हम यूनिफॉर्म लेवल्स की बजाय नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करें। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैसेज सिग्नल है, अगर हम ये कर सकें कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करें, यानी कि मैसेज सिग्नल की हमने ये देखा कि जो लोअर एम्पलीट्यूड्स हैं मैसेज सिग्नल की वो चूंकि प्रीडोमिनेट करती हैं, इसलिए हम ये करें कि लोअर एम्पलीट्यूड्स पे सैंपल्स हमारे ज्यादा हों और हायर एम्पलीट्यूड पे सैंपल्स जो है वो कम हों और दूर दूर हों। यानी कि डेल्टा वी यहाँ पे छोटा हो, यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो, जबकि जब हम यहाँ पे हायर एम्पलीट्यूड पे चले जाएं तो डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। चूंकि इस तरीके से जब चूंकि लोअर एम्पलीट्यूड्स प्रीडोमिनेट करती हैं, तो जो एम्पलीट्यूड्स प्रीडोमिनेट करती हैं उन एम्पलीट्यूड्स के सैंपल्स अगर ज्यादा हमारे पास आएंगे तो उनमें जो क्वांटाइजेशन नॉइज है वो कम से कम होगा। क्योंकि डेल्टा वी जितना छोटा होगा, हमने देखा कि जो नॉइज है दैट इज NQ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी स्क्वायर। तो डेल्टा वी जो है वो जितना छोटा होगा, क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो उसी रेशियो से बहुत कम हो जाएगा। तो हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो स्मॉलर एम्पलीट्यूड है वहां पे डेल्टा वी बहुत छोटा हो जाए ताकि क्वांटाइजेशन नॉइज बहुत कम रह जाए। क्योंकि मैसेज सिग्नल में जो हमने देखा कि मैक्सिमम जो क्वांटाइजेशन एरर हो सकती है वो प्लस माइनस डेल्टा वी बाई 2 हो सकती है। तो डेल्टा वी जितना छोटा होगा क्वांटाइजेशन नॉइज उतना ही कम हो जाएगा। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं,
उसको अचीव करने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये है, उसको रियलाइज करने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि हम कंप्रेशन प्लस यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यूज करें। कंप्रेशन का मतलब ये है कि हम सिग्नल को कंप्रेस कर दें। आप अगर इस फिगर को देखें, ये जो नीचे वाली डायग्राम है इसको देखें, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये m/mp है, यानी कि नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। नॉर्मलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि मैसेज सिग्नल को पीक वैल्यू से जो है वो डिवाइड कर दें, तो दैट विल गिव अस द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो जो लोअर एम्पलीट्यूड्स हैं, लोअर एम्पलीट्यूड्स जो है उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो लेवल्स आ रहे हैं डेल्टा एम, जो स्टेप्स आ रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये लोअर एम्पलीट्यूड्स के लिए ये स्टेप्स करीब करीब हैं। लेकिन जो जो हम हायर एम्पलीट्यूड्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पे मैसेज की वैल्यू एम पी के करीब करीब जो ही जाती है, तो स्टेप साइज जो है वो बढ़ता जाता है। अब ये स्टेप साइज यहाँ पे तो बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर इस एंड को देखें जो कि क्वांटाइजर की आउटपुट होगी, क्वांटाइजर की आउटपुट के ऊपर हर लेवल जो है वो उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म स्टेप्स हैं हमारे पास, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली मैसेज को कंप्रेस कर दिया है। जो लोअर एम्पलीट्यूड्स हैं, लोअर एम्पलीट्यूड्स पे ये मैसेज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंपल्स हमारे पास मौजूद होंगे, और जो जो हम हायर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर जाएंगे उस वक्त हमारा स्टेप साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। यहाँ पे स्टेप साइज कम है, यहाँ पे स्टेप साइज जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वांटाइजर की आउटपुट जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो कहता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये नॉर्मलाइज्ड इनपुट सिग्नल है, where input is the signal amplitude m divided by its peak value mp, and vertical axis show the compressor output. And for smaller values fm, the step size is smaller. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे m की जो छोटी वैल्यूज है उनमें स्टेप्स छोटे हैं, एंड क्वांटाइजेशन नॉइज इज स्मॉलर फॉर स्मॉलर इनपुट सिग्नल पावर। क्योंकि स्टेप्स छोटे होंगे, जब स्टेप्स छोटे होंगे तो ऑटोमेटिकली क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो भी कम होगा। An approximately logarithmic compression makes the SNR practically independent of the input signal power over a large range. तो कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेशन है ये अगर लॉगरिथमिक हो तो ये हमें हमारी SNR को इंडिपेंडेंट कर देती है फ्रॉम द इनपुट सिग्नल पावर। हम बेसिकली हमारी कोशिश यही है कि SNR की जो लीनियर रिलेशन था सिग्नल पावर के ऊपर, वो जो रिलेशन था उसको हम जो है किसी तरीके से इस डिपेंडेंस को खत्म कर सकें। SNR should not be directly proportional to message signal power। तो ये बेसिकली अगर हम लॉगरिथमिक कंप्रेशन करते हैं तो SNR हमारी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो जाती है फ्रॉम द इनपुट सिग्नल पावर ओवर ए लार्ज रेंज। दो कंप्रेशन लॉज यूज होते हैं, एक म्यू लॉ है जो कि नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका और जापान में यूज होता है, और दूसरा ए लॉ है जो कि यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर यूज होता है। म्यू लॉ में जो कंप्रेसर की आउटपुट है वो इसके बराबर होती है, y इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस म्यू, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस म्यू m ओवर mp। और जो ए लॉ है उसमें जो कंप्रेसर की आउटपुट है वो इसके बराबर होती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m ओवर mp। ये अगर आप फिगर्स देखें तो ये m ओवर mp 0 से 1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, चूंकि ये कंप्रेसर है। आप देख सकते हैं कि म्यू 0 का मतलब है कि नो कंप्रेशन, तो उस केस में ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, जबकि म्यू की वैल्यू जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देखें कि ये लाइन इस तरीके से लॉगरिथमिक ये यूं जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें, इस फॉर एग्जांपल ये 1000 को अगर आप नोट करें तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप जो है वो जा रही है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा स्टीप है, जिसका मतलब ये है इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि जो लोअर एम्पलीट्यूड्स हैं, लोअर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंपल्स जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं, और वो जो सैंपल्स हैं वो उनकी वैल्यूज बहुत करीब करीब होंगी। जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वांटाइजेशन लेवल्स होंगे। जब क्वांटाइजेशन लेवल्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो एरर है वो बहुत क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं म्यू 0 में, तो म्यू 0 में चूंकि कोई उसमें कंप्रेशन नहीं है, तो एक हमारे पास लेवल जो है वो यहाँ पे होगा, दूसरा लेवल यहाँ पे, लेवल यहाँ पे, यहाँ पे।
तो और चूंकि ये इस तरीके से ये नो कंप्रेशन है, ये इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आप इसी को ये 100 या 1000 से कंपेयर करें तो या इस म्यू 100 से कंपेयर करें तो आप देखेंगे एक हमारे पास ये लाइन यूं आ जाएगी। ये 100 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ये 10 से म्यू 10 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये इस तरीके से ये लाइंस आ रही हैं। अब अगर आप इन चार लाइंस को देखें, ये वाली है, ये वाली है, ये है और ये है, तो ये जो जो हम हायर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर जाएंगे, जो जो हम हायर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर जाएंगे ये स्टेप साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो जो हम लोअर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर हैं तो ये स्टेप साइज जो है वो बहुत छोटा होगा। इस वजह से क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो बहुत कम होगा। तो जो जो म्यू की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो कम होता जाएगा। यही सेम जो चीज़ है वो रिपीट होगी ए के लिए। A1 का मतलब है कि नो कंप्रेशन, और ए की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कंप्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। द कंप्रेशन पैरामीटर डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, जो कि यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे ए है कंप्रेशन पैरामीटर। और द कंप्रेस्ड सैंपल्स आर एक्सपेंडेड एट द रिसीवर, वहां पे रिसीवर ट्रांसमीटर के ऊपर कंप्रेसर यूज होता है, रिसीवर पे एक्सपेंडर यूज होता है, और इन दोनों को मिला के कंपेंडर का नाम जो है वो दिया जाता है। जब म्यू लॉ यूज किया जाता है तो जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है ये ऑलमोस्ट इसके बराबर होती है 3L² ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, वे म्यू स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन MP² ओवर मैसिव सिग्नल पावर। यहाँ पे ये फिगर हमें शो करती है कि L जब 256 के बराबर हो, ये इस इक्वेशन को इसने प्लॉट किया है, L जब 256 के बराबर हो और म्यू की वैल्यू अगर 255 हो तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मैसिव सिग्नल पावर है। अब यहाँ पे नो कंप्रेशन है। नो कंप्रेशन में हम देख सकते हैं कि जब मैसिव सिग्नल पावर बहुत कम है तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी बहुत कम है। जबकि जब हमने सिग्नल को कंप्रेस कर दिया विद म्यू इज इक्वल टू 255 तो हम देख रहे हैं मैसिव सिग्नल की पावर बेशक बहुत कम हो लेकिन सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है ये ऑलमोस्ट ये 25 dB से जो है वो शुरू हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंप्रेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है PCM के अंदर, डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर। कि जितना ज्यादा कंप्रेस होगा सिग्नल हमारी लोअर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतनी ही बेहतर होगी। फिर हमारे पास आती है एनकोडिंग। PCM के अंदर हमारे पास पहले आ गया सैम्पलिंग, उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन देखा, क्वांटाइजेशन एरर देखी, क्वांटाइजेशन नॉइज देखा, उसके बाद आखिर पे हमारे पास जो है वो एनकोडिंग आ जाती है। एनकोडिंग जो है मल्टीप्लेक्स पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिग्नल्स होते हैं उसकी आउटपुट एनकोडर के ऊपर अप्लाई की जाती है विच क्वांटाइजेस एंड एनकोड्स ईच सैंपल इनटू ए ग्रुप ऑफ n बाइनरी डिजिट्स। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 16 नंबर ऑफ 16 लेवल्स हैं, L जो है वो 16 के बराबर है, तो हमने देखा L इज इक्वल टू द पावर n, तो हर जो हमारे पास सैंपल है उसको n इज इक्वल टू 4 इस केस में आता है। तो हर लेवल को जो है 4 बिट कोड वर्ड जो है वो हर लेवल के लिए साइन होता है जिसको एनकोडिंग का नाम दिया जाता है, और वो कोड जो है वो हर लेवल को साइन किया जाता है। There is variety of encoders. We will discuss digit at a time encoder. This encoder makes n sequential comparisons to generate an n-bit code word. The sample is compared with the voltage obtained by a combination of reference voltages proportional to these values. And the reference voltages are conveniently generated by a bank of resistors R, 2R, 2 to the power 2R, 2 to the power 3R, so on up to 2 to the power 7R. डिकोडिंग जब हम आएंगे तो डिकोडिंग इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, एंड इन दिस केस ईच ऑफ द n digits is applied to a resistor of different value and the currents in all the resistors are added and the sum is proportional to the quantized sample value. For example, if a binary code word is this, it will give a current proportional to the value 2 to the power 7 0 0 2 to the power 4, जहां पे ये 1 आ रहा है वहां पे ये 2 to the power एग्जिस्ट करेगी which will be equal to 150, and this completes the digital to analog conversion.
अभी हम एक और चीज देखते हैं जो हम देख रहे थे डिजिटल सिग्नल की के एडवांटेजेस के अंदर भी, कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एंड द आउटपुट एसएनआर। पीसीएम के अंदर हर जो सैंपल है इज रिप्रेजेंटेड बाय n बिट कोड वर्ड, वेयर l इज इक्वल टू 2 to the power n और n इज इक्वल टू log 2 log base 2 into l। और ये चीज हमें शो करती है, जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ लेवल्स, अगर हमारे पास 4 हों तो इसका मतलब है कि हर लेवल जो है वो 2 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ लेवल्स अगर 2 हों तो इसका मतलब है कि हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि हर लेवल 1 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम बाइनरी केस कहते हैं। ये बाइनरी केस होता है बेसिकली। 2 नंबर ऑफ लेवल्स हैं और हर लेवल 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि सिग्नल बैंड लिमिटेड टू बी हर्ट्ज मस्ट हैव एटलीस्ट 2 बी सैंपल्स पर सेकंड। ये हमने सैंपलिंग थ्योरम देखा कि अगर बी हर्ट्ज सैंपलिंग की एक सिग्नल की बैंडविड्थ है तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 2 बी सैंपल्स पर सेकंड। और अगर हर सैंपल जो है, हर सैंपल रिप्रेजेंट करे n बिट कोड वर्ड को, अगर हर सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय n बिट कोड वर्ड, अगर हमारे पास 2 बी सैंपल्स हैं, 2 बी सैंपल्स पर सेकंड, और हर सैंपल जो है, वन सैंपल रिप्रेजेंट्स n बिट्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो डाटा रेट हो जाएगा, सॉरी, इसका मतलब टोटल जो हमारे पास डाटा रेट हो जाएगा वो 2 NB बिट्स पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 2 B सैंपल्स पर सेकंड है और हर सैंपल जो है उसके अंदर n बिट्स हैं। तो हमारे पास 2 NB बिट्स पर सेकंड जो है वो टोटल हो जाएंगे 2 NB बिट्स पर सेकंड। ये हमारे पास डाटा रेट आ जाएगा BPS। और because a unit bandwidth यानी कि 1 hertz can transmit a maximum of 2 bits per second, we require a minimum channel bandwidth NB to transmit 2 NB bits per second। क्योंकि डाटा रेट हमारे पास 2 NB बिट्स पर सेकंड है, तो 2 NB बिट्स पर सेकंड को ट्रांसमिट करने के लिए हमें NB ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए, NB ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए। BT is equal to NB, this is the minimum required bandwidth, this is theoretical minimum required bandwidth required to transmit the PCM signal, and in next chapter we shall see that for practical reasons we may use a transmission bandwidth higher than this। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम जो है वो सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक सिग्नल है विच इज बैंड लिमिटेड टू 3 किलोहर्ट्ज इज सैंपल्ड एट ए रेट 33.33% हायर देन द नाइक्विस्ट रेट। यानी कि अगर ये 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है तो नाइक्विस्ट रेट का मतलब है 6 किलो सैंपल्स पर सेकंड, 6000 सैंपल्स पर सेकंड होने चाहिए नाइक्विस्ट रेट के मुताबिक सैंपल्स पर सेकंड। लेकिन नाइक्विस्ट रेट से 33.33% हायर पे हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। नाइक्विस्ट रेट का 33.33% यानी कि 6000 का 33.33% जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2000। हाँ, ये 2000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 8000 सैंपल्स पर सेकंड से हम इसकी जो है वो सैम्पलिंग करेंगे, सैंपल्स पर सेकंड। The minimum acceptable error in the sample amplitude, the maximum quantization error is 0.5% of the peak amplitude MP। ये कहता है कि maximum acceptable error है 0.5% of the peak amplitude। The quantized samples are binary coded
find the minimum bandwidth of a channel required to transmit the encoded binary signal। और फिर ये कहता है कि अगर 24 सच सिग्नल्स को टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स किया जाता है तो फिर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होगी टू ट्रांसमिट दिस मल्टीप्लेक्स सिग्नल। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक स्टेप करके हल करते हैं। तो जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट है वो तो हमारे पास आ गया 6000 हर्ट्ज, और एक्चुअल जो सैम्पलिंग रेट है दैट इज 33.33% हायर। तो ये हमारे पास 8000 हर्ट्ज आ जाएगी जो प्रैक्टिकल सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है। फिर कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर है दैट इज 0.5% ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड एमपी। अब हमें पता है कि जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होती है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा वी बाई 2, और डेल्टा वी हमें पता है इज इक्वल टू 2 एमपी बाई एल, इसके बराबर होता है डेल्टा वी बाई 2 इज द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर विच विल बी इक्वल टू एमपी बाई एल। डेल्टा वी 2 एमपी बाई एल के बराबर था, डेल्टा वी बाई 2 जो कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है ये एमपी बाई एल के बराबर होगी। और जो अब देखें कि यहाँ पे उसने कहा है जो एक्सेप्टेबल एरर है दैट इज 0.5% ऑफ दी पीक एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम अलोवेबल एरर है दैट इज 0.5%, 0.5 डिवाइड बाय 100 इंटू एमपी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर किया जाए, ये जो पहली दो इक्वेशन हैं, तो एल की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल आएगी, एमपी एमपी से कट देगा, एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200। अब एल जो है वो नॉर्मली 2 टू द पावर में लिया जाता है, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू एल। अब 200 क्योंकि 2 टू किसी पावर में नहीं आता, इसलिए हम इसको बढ़ा के l को 256 कर देंगे ताकि l जो है वो 2 टू द पावर में लाई कर सके। और यहाँ पे हमारे पास l जो है 256 हो तो n जो है हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 टू द पावर 8 इज 256, n इज एंटी इसका लॉग लेंगे 256 का, तो दैट इज 8 बिट्स पर सैंपल। तो हर सैंपल 8 बिट्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास 8000 सैंपल्स पर सेकंड है, सैंपल्स पर सेकंड, जबकि हर सैंपल जो है वो 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट्स पर सैंपल्स पर सैंपल। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64,000, ये सैंपल सैंपल से कट जाएंगे तो ये बिट्स पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा, 64,000 बिट्स पर सेकंड। 64,000 bits per second is the data rate because we can transmit 2 bits per second per hertz of bandwidth। इसके हाफ जो है हमें ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए, 32,000 बिट्स पर सेकंड ये हमें ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए। और अगर हम 24 सच सिग्नल्स को टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल डाटा रेट है वो 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.536 MB पर सेकंड, और जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायर होगी वो इसके हाफ रिक्वायर होगी, इतनी मेगाहर्ट्ज ऑफ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। इसी को अगर हम देखना चाहें एक और सेंस में कि एसएनआर में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कैसे हो सकती है, ये हमने रिलेशन देखा, एल जो है दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर लें तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। और फिर जो एसएनआर का हमने रिलेशन देखा, वहां पे एसएनआर वाज इक्वल टू एल स्क्वायर, यहाँ पे था एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की बजाय हमने 2 टू द पावर 2n लिख दिया, यहाँ पे सी है, सी बेसिकली जो है वो इसके बराबर है, ये अनकम्प्रेस्ड केस में और ये कंप्रेस्ड केस में सी जो इसके बराबर है। एल स्क्वायर की जगह पे हमने 2 टू द पावर 2n लिख दिया। हम बेसिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो को ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो उसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने इसको 2 टू द पावर 2n कर दिया। अब अगर देखें, हमें पता है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो NB के बराबर होती है। यहाँ से अगर n को अलग किया जाए तो n इज इक्वल टू BT ओवर B, यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इक्वल टू C 2 टू द पावर 2n की जगह पे BT ओवर B कर दिया हमने। अब यहाँ से ये पता चला, this shows that SNR increases exponentially with the transmission bandwidth। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ अगर थोड़ी सी भी बढ़ेगी SNR बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो इस वजह से कि ये ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 2 टू द पावर के अंदर लिखी हुई है। ये सिंपल इनका लीनियर रिलेशन नहीं है बल्कि इनका एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। ये 2 टू द पावर के अंदर BT है, BT की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो SNR बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब अगर इसको मजीद समझने के लिए हम डेसिबल स्केल के अंदर लेके जाएं, एसएनआर को डीबीज के अंदर लेके जाएं, तो डीबीज में ले जाने का तरीका ये है कि इसका 10 log ले लें तो डीबी के अंदर वैल्यू आ जाती है। तो 10 log टू द बेस 10 एसएनआर ये इसके बराबर है। जब हम log लेते हैं तो हमें पता है कि हम दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनका log जो है वो अलग अलग करके उनको सम कर सकते हैं। ये 10 log of 10c प्लस 2n log 2n पावर है, तो ये हमारे पास पावर जो है ये इधर पीछे चली जाएगी, 2n log 2 टू द बेस 10। ये जो है इसको हमने अल्फा का नाम दे दिया क्योंकि ये नॉर्मली कांस्टेंट रहेगी, एन से इंडिपेंडेंट है। ये जो टर्म है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ से इंडिपेंडेंट है, ये टर्म ये ऐसे ही आ जाएगी। जबकि ये जो दूसरी टर्म है हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो इसके अंदर मौजूद है, हम इसको जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि 6n के बराबर होगी, डीबीज के अंदर 6n के बराबर होगी। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हम n की वैल्यू 1 बढ़ा देते हैं तो SNR 6 dB जो है वो बढ़ जाती है। देखिए n यहाँ पे जो भी वैल्यू है, n जो है अगर 1 था पहले तो हमारे पास इसकी यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू 6 थी, n को अगर हमने 2 कर दिया तो इस टर्म की वैल्यू 12 हो जाएगी। पहले 6 थी फिर 12 हो गई, 1 से 2 किया n को, तो SNR की वैल्यू 6 dB जो है वो बढ़ गई, 6 से 12 होगी, 6 dB बढ़ गई। अब 6 dB बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी SNR की वैल्यू क्वाड्रुपल होगी। दिस शोज दैट इंक्रीजिंग n by 1 इन द कोड वर्ड क्वाड्रुपल्स द आउटपुट SNR, यानी कि 6 dB इंक्रीज। क्वाड्रुपल का मतलब है कि आप 4 गुना जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई। चूंकि 2 गुना जब वैल्यू बढ़ती है तो डीबीज में 3 dB इंक्रीज होता है, तो 4 गुना वैल्यू बढ़ती है तो डीबीज में 6 dB जो है वो इंक्रीमेंट होता है। अब for example, if we increase n from 8 to 9, the SNR increases 4 times, but the transmission or channel bandwidth increases only from 32 to 36 kilohertz, an increase of only 12.5%। यानी ये 4 times ये वैल्यू बढ़ रही है कहाँ पे, यानी कि 2 times का मतलब है कि 100% और 200% जो है वो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो सिर्फ 12.5% जो वो इंक्रीज हो रही है। This shows that in PCM SNR can be controlled by the transmission bandwidth। और ये बेसिकली n के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? n के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि चूंकि आपने देखा कि L इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, n के इंक्रीज होने का मतलब है कि हम नंबर ऑफ लेवल्स हम बढ़ा रहे हैं। बेसिकली n जब हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने 16 देखे या 256 क्वांटाइजेशन लेवल्स देखे, तो n 1 डिजिट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम क्वांटाइजेशन लेवल्स को बेसिकली जो है बढ़ा रहे हैं। n अगर 8 के बराबर है तो इसका मतलब हमारे पास क्वांटाइजेशन लेवल्स 256 थे, n को हमने 9 कर दिया तो इसका मतलब क्वांटाइजेशन लेवल हमने 512 कर दिए। तो क्वांटाइजेशन लेवल्स बढ़ाने से SNR की वैल्यू जो है, क्वांटाइजेशन लेवल्स को डबल करने से SNR की वैल्यू 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, n की वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये है, चूंकि n ये है कि हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए n नंबर ऑफ बिट्स यूज होते हैं, तो n की वैल्यू बढ़ाने का ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि l को हमने बढ़ा दिया है। This can also be done in frequency and phase modulation, but it requires doubling the bandwidth to quadruple the SNR. In this respect, PCM is strikingly superior to FM and PM। इससे रिलेटेड ये एक और एग्जांपल है, इसको अगर हम देखें तो a signal of bandwidth 4 kilohertz is transmitted using a binary compended PCM with mu is equal to 100. Compare the case of L64 with the case of L256 from the point of view of transmission bandwidth and the output SNR। L64 का मतलब है कि n की वैल्यू होगी 6 और L256 का मतलब है कि n की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। हम देखते हैं कि n की वैल्यू 6 से अगर 8 करते हैं तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और SNR जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। कहता है L अगर 64 है, n 6 के बराबर होगा तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज एन बी उसने दी हुई है 4 किलो हर्ट्ज, n इज 6, तो 6 4 टाइम्स 24 किलो हर्ट्ज इज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। अगर हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो देखें तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो में जो अल्फा वाली टर्म है वो तो दोनों में सेम रहेगी, -8.51 और अल्फा प्लस 36 dB। यहाँ से SNR की वैल्यू हमारे पास आएगी 27.49 dB।
दूसरा केस अगर देखें एल की 256 वैल्यू हो जाए, यानी कि यही केस है, मैसेज सिग्नल वही है, म्यू की वैल्यू वही है, सिर्फ हमने ये किया है कि नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज कर दिए हैं, 64 से 256 कर दिए हैं, या हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले 6 बिट्स यूज हो रहे थे, अब 8 बिट्स हम यूज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा दिए हैं। तो एन 8 हो जाएगा, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 32 किलोहर्ट्ज हो गई, 24 से बढ़ के 32 किलोहर्ट्ज हो गई, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो अल्फा की यही वैल्यू हमारे पास आएगी, और प्लस 6n, n अब चूंकि 8 है तो 48, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.49 dB। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो यहाँ पे 27.49 है, यहाँ पे 39.49 है, जो कि तकरीबन 12 गुना जो है, सॉरी 12 dB हायर है, और 12 dB हायर का मतलब ये है, इसका मतलब है कि डबल, 3 dB का मतलब है डबल, 6 dB का मतलब है 4 टाइम्स, 12 dB का मतलब है 8 टाइम्स, जो है ना 6, ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये आई थिंक 8 टाइम्स, या 16 टाइम्स। अच्छा चलें, द डिफरेंस बिटवीन द टू SNRs इज 12 dB, which is a ratio of 369, sorry 369 or 12, 2 times, 4 times, 8 times, 16 times, so 16, which is a ratio of 16. Thus the SNR for L equal to 256 is 16 times the SNR of L equal to 64, and the farmer requires just about 33% more bandwidth compared to the later. तो ये हम एक बहुत बड़ा एडवांटेज देख रहे हैं PCM का, कि इसमें चूंकि हमारे पास जो SNR है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो हम एक्सटेंसिवली इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेवल्स और बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन कर सकते हैं आप।